हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन जोर शोर से चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है दोस्तों। अगर हम नीट 2027 में देने वाले हैं तो दोस्तों, हमने इससे पहले हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। आज भी हम वही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे वाली टॉपिक पे पढ़ेंगे। ऐसा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हमारा खत्म हो चुका है। उसमें हमारा मेन चैप्टर जो था एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन था, उसमें से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया है। आज हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। दोस्तों, क्या यूरिन फॉर्मेशन हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में सेम मात्रा में बनता है या किसी किसी में अलग मात्रा में होता है, अलग अमाउंट होता है उसका, यानी उसका जो क्वांटिटी होता है अलग होता है। नंबर एक। नंबर दो, क्या किडनी जो है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है या ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद करता है या दोनों में मदद करता है, ये दूसरा क्वेश्चन। नंबर तीन, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो क्या है। अब आप इतना तो पढ़ चुके हैं, या मैं इतने हक से आपसे पूछ सकता हूं कि किडनी का व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसे कहते हैं ना कि सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। इसी तरीके से फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का, किडनी का जो है मेन काम कौन करता है, ये हुआ आपका तीसरा क्वेश्चन। अब दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा हाँ दोस्तों, क्या हम एक दिन में कितने अमाउंट में हम यूरिन रिलीज आउट करते हैं, ये भी आपका एक चौथा क्वेश्चन है। अभी सब हम सॉल्व करेंगे जब चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे तो। लेकिन ये आपके लिए, अगर आपको पता हो तो जरूर तुरंत कमेंट कर बताइए, और अन्यथा तो पूरा जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा डिटेल में, क्योंकि हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, यूं कह लें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप आगे देखेंगे, मजा आते रहेगा। जिस जिस तरीके से लेक्चर आगे बढ़ेगा उतने ही आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी और नई जानकारी जानकर। तो दोस्तों, आइए ज्यादा चर्चा न करते हुए हम एनसीईआरटी पर पहले देखेंगे और उसके बाद हम वर्ड बाय वर्ड चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, ये देखिए हमारा एनसीईआरटी का बुक है और हम यूरिन फॉर्मेशन की टॉपिक को आज खत्म करेंगे। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में से थोड़ी एक दो लाइन हम पहले पढ़ लें ताकि आपका बेस क्लियर हो। द इफरेंट आर्ट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. इफरेंट आर्ट्रियोल, देखिए ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये अफरेंट है, ये ब्लड आ रहा है कहां से, रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी, ये देखिए किडनी का स्ट्रक्चर है। इस किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं और यही है फंक्शनल यूनिट। जो हमने कहा था ना कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, क्रियात्मक इकाई क्या है, जो मेन काम करता है वो क्या है, तो ये है हमारा, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। एक आदमी के किडनी में, एक किडनी में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और एक नेफ्रॉन में लगभग 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, दूसरा हम बोमान कैप्सूल कहते हैं, पीसीटी हुआ, डीसीटी हुआ, या फिर कलेक्टिंग डक्ट हुआ, ये सब उसके पार्ट हैं। और इसकी संरचना, इसका आकार कितना होता है, साइज कितना होता है, माइक्रोमीटर में होगा। क्यों? क्योंकि एक किडनी की साइज ही 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। उसका साइज, उसकी विड्थ जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस उसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो इतने छोटे किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन कैसे आ जाएंगे? अगर आएंगे तो उनके आकार बहुत ही छोटे होंगे, और यही हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। दोस्तों, तो ये कहा क्या क्या कहा गया है, ये अफरेंट आर्ट्रियोल कहां से आता है, देखिए रीनल आर्टरी से ये अफरेंट आर्ट्रियोल आया, और कैपिलरीज का, यानी कि बारीक ब्लड वेजल्स का गुच्छा बनाया। बहुत कैपिलरी, बहुत बारीक नलिका होती है जो ब्लड को ले जाती है। तो ये अफरेंट आर्ट्रियोल कहां से, आर्टरी से आया है। कई ब्रांचों में जब डिवाइड होंगे तब इन्हें अफरेंट आर्ट्रियोल्स कहेंगे। आर्टरी से आर्ट्रियोल्स बनता है, यानी एक मोटी सी पेड़ की टहनी आई, उसमें से कई पतले पतली टहनियां निकल गई, तो वो पहले तो वो तना होगा, स्टेम होगा, उसमें से कई टहनियां निकलेंगी, यानी ब्रांच निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी। उसके बाद
टहनी उसे नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से पहले बहुत मोटा पाइप होगा जिसे रीनल आर्टरी कहेंगे, उसमें से कई बारीक 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 पाइपें निकलेंगी जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहेंगे, और वही आर्ट्रियल्स को हम बाद में कैपिलरीज कहेंगे। बारीक 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 नलिकाएं उससे निकलेंगी, उसे हम कैपिलरी कहेंगे। तो ये अफरेंट आर्ट्रियोल है। अफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल क्या है, ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस ये जो गुच्छा है ना आर्टरी का, जो कैपिलरीज का गुच्छा है ब्लड वेजल्स की कैपिलरी का, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। उससे फिर ये निकला क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये जाकर पीसीटी में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को घेर लिया, और यही आगे बढ़कर इस तरीके से पैरेलल जाएगा हमारे हेनले लूप की तरफ, और वासा रेक्टा बनाएगा यू शेप्ड आकार का, और इसी में काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस होता है। हालांकि अभी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू था दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि afferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillary। इसके देखिए एक फाइन नेटवर्क बना रहा है ना, देखिए एक जाली बना दे रहा है, ये बोमान कैप्सूल, इसी को रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं, बोमान कैप्सूल को। देखिए ये जो बोमान कैप्सूल है, इसी को रीनल ट्यूब्यूल्स का भी नाम दिया गया, और इसी के चारों तरफ एक नेटवर्क बना रहा है, एक जाली बना रहा है, वही बता रहा है यहाँ एनसीईआरटी। A minute vessels of this network runs parallel to the Henle loop forming U-shaped vasa recta। और यही जो माइन्यूट वेजल्स है, ये पतली जो नलिकाएं हैं, यू शेप्ड का स्ट्रक्चर इनका होगा। ये पूरा जब देखेंगे तो ये वी पहले लिखा रहता था पुरानी एनसीईआरटी में, जब आप 2008 में 2010 में 12 में देखेंगे, तो अब ये नई एनसीईआरटी में यू शेप्ड स्ट्रक्चर है इनका, यू आकार का। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आकार जैसा वर्ड जो यू यूज होता है, यू आकार का इनका जो है वासा रेक्टा बनाता है, वही कह रहा है एनसीईआरटी। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड टू द कार्टिकल नेफ्रॉन। अब इसका मतलब क्या समझे, वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है, किसमें, कार्टिकल नेफ्रॉन। एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन और एक होता है कार्टिकल नेफ्रॉन। इसका दोनों का मतलब क्या समझे, अगर समझे हो तो जरूर बताएं। एक कॉर्टेक्स रीजन में होता है और एक हमारे किडनी में दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स और मेडुला। ये देखिए ये कॉर्टेक्स रीजन है और ये जो है मेडुला रीजन है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला में हमने अक्सर सुना है कि नेफ्रॉन जो है मोस्टली ज्यादा शॉर्ट इनका हेनले लूप होता है, अधिकतर नेफ्रॉन में शॉर्ट हेनले लूप होता है, तो वो मेडुला में बहुत कम धसे हुए होते हैं, कम घुसे हुए होते हैं। जबकि बहुत कम ऐसे जो नेफ्रॉन होते हैं जिनका हेनले लूप काफी लंबा होता है। ये हेनले लूप है, देखिए ये पतली सी, यहां तक का तो ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो हमारा बोमान कैप्सूल आया था, और यहां से ये जो पतली नलिका है ये हेनले लूप है, यहां से यहां तक का। तो ये जिसमें जो हेनले लूप बहुत ही लंबा होगा उनमें ये वासा रेक्टा एब्सेंट हो। कार्टिकल नेफ्रॉन में जो है हमने कहा था, देखिए हाईली रिड्यूस्ड कार्टिकल नेफ्रॉन, कार्टिकल नेफ्रॉन में ये या तो बहुत ही कम होंगे या होंगे ही नहीं। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो मेडुला रीजन में पाए जाएंगे नेफ्रॉन, उनमें ये चीजें पाई जाएंगी, क्या, यू शेप्ड का वासा रेक्टा पाया जाएगा। अब वासा रेक्टा यानी कि समझ ले कि ब्लड कैपिलरी का एक जाल होगा यू आकार का, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारा फॉलो करवाएगा। क्यों, देखिए ये जो हेनले लूप है ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ जा रही है। असेंडिंग क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसमें ब्लड फ्लो या फ्लूइड फ्लो भी इसी तरह से होगा। ये देखिए यहां से एक तरफ जा रहा है और यहां तुरंत यू टर्न हो गया, दूसरी तरफ जा रहा है, तो दोनों दूसरे दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें दो डायरेक्शन वाला कहेंगे। और इसी के ठीक उल्टा इसमें जो है हमारा जो वासा रेक्टा है, इसमें उल्टा ब्लड फ्लो होता है। अगर यहाँ देखिए ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसमें इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, और यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो इसी को काउंटर कहते हैं। कहते हैं ना कि उत्तर का प्रत्युत्तर, आप कोई सवाल पूछेंगे, हम उसमें एवज में जवाब देंगे। आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे, हम आपको हो सकता है दो थप्पड़ मारे या एक थप्पड़ जरूर मारे। तो ये काउंटर करंट यानी काउंटर, एक का दूसरा तुरंत जवाब देना, उसी को काउंटर कहते हैं।
तो ये इस तरह बह रहा है तो वो उस तरह बहेगा, इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये सब आप डिटेल में अभी देखेंगे और मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा भी। अब आइए देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ। अब हमने कहा कि यूरिन फॉर्मेशन अगर होता है तो एक व्यक्ति एक दिन में कितना अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में, कितने लीटर या कितने ml में यूरिन रिलीज आउट करता है, या यूं कह लें कि एक दिन में कितना पेशाब करता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल, मैच्योर बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो जरूर उत्तर दीजिएगा। हालांकि अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि वो कितना रहता है, क्या नहीं, क्या रहता है, उसकी मात्रा क्या रहती है, GFR क्या रहता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या रहता है, ये सब चीजें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन, अब ये दोस्तों इसे हम समझते हैं कि इसकी जरूरत अब ये किडनी की रह नहीं गई है, इसको हम मिटा देते हैं। अभी हम यहाँ पे हमें बोर्ड का और आवश्यकता होगा, तो इसके लिए हमें इसकी जरूरत आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको हम मिटा ही दें। एक मिनट दोस्तों, इसको हम यहाँ मिटा ही देंगे ताकि हमें और चीजें आपको समझाने में परेशानी ना हो। घर की खेती है, फिर जरूरत लगेगी फिर बना लेंगे, बनाने में बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। अब जब आपको पढ़ाना है तो बनाना ही पड़ेगा, जैसी जरूरत लगेगी वैसा हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और वैसे ही हम उसे वर्ड बाय वर्ड समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप लेकिन एक बार, हर बार आपसे ये मैं कहता हूं कि जब भी आप हमारा लेक्चर देखें तो प्लीज एक पेन और एक नोटबुक जरूर साथ में लेकर बैठे, क्योंकि ये कोई कथा या कोई प्रवचन नहीं है दोस्तों। आप सीरियस होकर पढ़ाई करें और जो भी चीजें ना समझ में आए जरूर हमसे कमेंट कर जरूर पूछें। आइए देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन का क्या दिया है इसमें डिटेल एनसीईआरटी में, फिर हम इसे समझाएंगे दोस्तों वर्ड बाय वर्ड। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब क्या समझे, हम यहां लिख देते हैं। तीन प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन में। बोर्ड गीला हो जा रहा है। यूरिन फॉर्मेशन, अब ये 3 प्रोसेस होते हैं इसमें। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन। एक मिनट, बोर्ड को थोड़ा सा साफ करने के लिए हम भिगा दिए थे, इसके लिए पेन ही नहीं चल रहा है। रीएब्जॉर्प्शन और नंबर तीसरा सिक्रेशन। क्या? सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन में 3 अहम रोल होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को, ये देखिए ये ग्लोमेरुलस है, यहां से जब हाई ब्लड प्रेशर होगा इसमें कैपिलरी में, तो ब्लड में से जो भी एक्सेस मात्रा में चीजें होंगी वो फिल्टर होकर किसमें आएंगी, बोमान कैप्सूल में।
तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी जिसमें हाई प्रेशर पड़ेगा तो उसमें से वाटर भी बाहर आएंगी, सोडियम भी बाहर आएंगी, क्लोरीन भी बाहर आएंगी, अमोनिया भी बाहर आएंगी, ग्लूकोज भी बाहर आएगी, यानी कि जो भी चीजें होंगी फिल्टर होकर ब्लड से, एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़कर काफी चीजें जो है फिल्टर हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन द्वारा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी में प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, और ये ब्लड से ब्लड के जो एंडोथेलियम वॉल होगी कैपिलरी की, वहां से फिल्टर हो जाएंगी। कहा? ग्लोमेरुलस में आ जाएंगी। ये फिल्ट्रेशन 3 मेन लेयर से होता है, 3 मुख्य लेयर पाए जाते हैं। 3 मेन लेयर इज इन्वॉल्व इन दिस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और यूरिन। यू कैन राइट हियर। नंबर 1 इज 3 लेयर होंगे। नंबर 1 इंडोथेलियम लेयर, इंडोथेलियम। अभी और मैं डिटेल में सब चर्चा करूंगा। नंबर 1 इंडोथेलियम, नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, नंबर 3 इपिथेलियम ऑफ द बोमान कैप्सूल। इपिथेलियल सेल ऑफ, इपिथेलियल या एपिथेलियम सेल ऑफ बोमान कैप्सूल। अब ये आप क्या समझे? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? इंडोथेलियम सेल ऑफ क्या है? ग्लोमेरुलस। ये इंडोथेलियम है, इसके इंडोथेलियम, ये देखिए ये जो है बोमान, ये ग्लोमेरुलस और बोमान कैप्सूल। ये बोमान कैप्सूल है जो चांद के आकार का, और ये ग्लोमेरुलस है। ये दोनों आपस में बहुत करीब रहते हैं, और इनके बीच में एक लेयर होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एक इंडोथेलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा इपिथेलियल। इपिथेलियम क्यों कहते हैं? इसे पोडोसाइट भी कहते हैं। इपिथेलियल यानी ऊपरी वाला हिस्सा, इपिडर्मिस बाहरी वाला हिस्सा। ये चमड़े को हम इपिडर्मिस कहते हैं ना, हमारा जो ऊपर का लेयर है मसल्स का। तो इसी के आकार, इसी के आधार पर इसे इपिथेलियल कहा गया है। इपिथेलियल, ये देखिए बोमान कैप्सूल का ऊपरा वाला सेल का हिस्सा जो रहेगा, और ये ग्लोमेरुलस के इंडोथेलियम सेल्स का, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। तीनों लेयर को मिलाकर ही फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन या यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। ये अभी हम और इससे डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बात ऐसे आ गई मुंह में तो हमने सोचा कि आपको बता दे। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर हम इसे मिटा रहे हैं दोस्तों। अभी हम आगे इसे लिखकर बताएंगे डिटेल में, कि ताकि आप नोट बनाने में आपको मदद रहे। पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि इस द्वारा ब्लड प्रेशर कैपिलरी में बढ़ेगा और फिल्टर होगा ब्लड। ब्लड जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें से जो वाटर होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, क्लोरीन होगा, अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, कोई भी चीजें जो होंगी वो फिल्टर हो जाएंगी, एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़कर मैक्रोमोलिक्यूल वो होता है। फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, और फिर सिक्रेशन होगा। रीएब्जॉर्प्शन कैसे होगा? ये जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां 70 से 80% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब हो गए। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो यहां पहले रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर सिक्रेशन होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहां हेनले लूप अहम रोल अदा करता है ये वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने में, वाटर को कंसंट्रेट, यूरिन को कंसंट्रेट करने में। यानी जितना हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसका हम लगभग 1/4 हिस्सा ही यूरिन बाहर आउट करते हैं, या यूं कह ले कि 99% हम जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा होता है उसका 99% हम फिर उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी एक दिन में एक व्यक्ति का जीएफआर 180 लीटर पर डे होता है। कितना? 180 लीटर। और एक मिनट में कितना होता है? 125 ml पर मिनट। क्या? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम जीएफआर कहते हैं। देखिए ये, इसको हम जीएफआर भी कह सकते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है जीएफआर की? जीएफआर 125 ml पर मिनट। और
GFR पर डे कितना होगा? 180 लीटर पर डे। अब 180 लीटर अगर हम पर डे यूरिन निकालेंगे बॉडी से, तो पूरी जिंदगी तो बाथरूम में निकल जाएगी। आप तो हरदम पेशाब करते ही रह जाएंगे, तो काम क्या करेंगे? 180 लीटर मामूली है, एक छोटी टाकी भर जाएगी जो घर में आप रखते हैं। 180 लीटर पर डे जीएफआर हमारा होता है। पर मिनट में 125 ml हम जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे कहते हैं। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। Did you understand or not? The amount of filtrate by kidneys per minute is 120 ml पर मिनट। अगर 125 ml पर मिनट जीएफआर है तो एक दिन में 180 लीटर होगा जीएफआर। लेकिन 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 ये रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो हम एडीएच हार्मोन रहता है ना, एडिनो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो हमारे बॉडी में रिलीज होता है हमारे ब्रेन के थ्रू, और फिर इसका फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि वाटर एक्सेस मात्रा में ना लॉस हो, ज्यादा पानी की कमी ना हो, या बहुत दिन भर हमारा पेशाब हमें दिन भर बाथरूम में ही ना गुजारना पड़े। तो ईश्वर ने ऐसी चीजें बनाई हैं कि यूरिन फिर कंसंट्रेट होता है लगभग 99%, फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। यानी हम एक दिन में 1.5 लीटर ही यूरिन रिलीज आउट करते हैं। कितना? 1.5 ml जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन हम जो रिलीज आउट करते हैं, रिलीज आउट कितना? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। ये हेल्दी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा। अब जिसे शुगर वगैरह का पेशेंट है तो उसे नहीं, ये हेल्दी इंडिविजुअल का है। पर डे कितना? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। और यहाँ कितना है? 1.8 भी होता है, तब इसका 100, ये 99% इसका कम हो गया। देखिए दोस्तों, 1.5 लीटर पर डे यूरिन फॉर्मेशन, जिसे हम पीपिंग कहते हैं, रिलीज आउट हमने लिखा है ना, या पेशाब करना। अब तो समझ में आया होगा। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, और इसमें कुछ शर्माना नहीं कि पेशाब हमने लिख दिया है। ये यूरिन जो है हम रिलीज आउट करते हैं एक दिन में कितना? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर एक दिन में हम पेशाब करते हैं। तो ये चीजें जो है जीएफआर हमारा होता है, इसे फिर हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। आएंगे हम एनसीईआरटी की तरफ, और फिर डिटेल में जहां जैसी जरूरत होगी जैसी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये हमने बता दिया कि 3 प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। नंबर 1 जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन। और नंबर 3 सिक्रेशन, यानी हम फिर कुछ चीजें सिक्रेट करेंगे, रिलीज आउट करेंगे। कैसे रिलीज आउट जो करेंगे, सिक्रेट करेंगे, वो क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम चर्चा करेंगे। ये इतना सिर्फ बताना था कि 3 प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन में। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सिक्रेशन। और ये बाकी चीजें अभी आप ऐसे ही यूं जान ले कि ज्ञान की बातें थी, और फिर हम अभी उसे डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दिया है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, दैट टेक प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये तीनों चीजें नेफ्रॉन के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पार्ट में, अलग अलग हिस्से में पाई जाती है। जैसे हमने बताया, जीएफआर यहाँ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और उसके बाद पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये अलग अलग पार्ट हैं नेफ्रॉन के, ये एक नेफ्रॉन है पूरा मिलाकर। इसी तरीके से किडनी में 10 लाख से अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इनका फंक्शन अलग अलग है। आधे जो है ये पीसीटी हमारा, डीसीटी, और ये हमारा जिसे हम मेलपिगियन ग्लोमेरुलस, और बोमान कैप्सूल जिसे हम रीनल ट्यूब्यूल्स भी कह लेंगे। इस दोनों को मिलाकर हम मेलपिगियन बॉडी कहते हैं। क्या? मेलपिगियन बॉडी। इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? मेलपिगियन बॉडी।
तो ये मेलपिगियन बॉडी हमारा, और पीसीटी और डीसीटी कहां पाया जाएगा? कॉर्टेक्स रीजन में। जबकि लूप ऑफ हेनले कहां पाया जाएगा? मेडुला में। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहां पाया जाएगा? कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में पाया जाएगा। अभी हम सब पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी को और फिर हम आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड व्हिच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो हमने पहले आपको समझा दिया कि कैसे कैसे प्रेशर बढ़ेगा, कैसे कैसे यूरिन होगा, उसे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कहें कि यूरिन फॉर्मेशन में पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by kidneys per minute, which is constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। अब बता रहे हैं ऑन एन एवरेज, औसतन 1100 से 1200 ml। इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। औसतन कितना? 1100 से 1200 ml हम क्या ब्लड फिल्टर करते हैं। किडनी कितनी अहम है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 1 मिनट में 1100 से 1200 ml, यानी लगभग 1 लीटर से अधिक जो है हर मिनट में हमारा ब्लड किसके द्वारा फिल्टर होता है? किडनी के द्वारा। ये गुर्दा जो होता है, तो कितना? 1100 ml से 1200 ml क्या ब्लड क्या करता है? फिल्टर करता है। कौन करता है? किडनी करती है। 1100 से 1200 ml पर मिनट। कितना? पर मिनट। 1100 से 1200 ml ब्लड क्या कहता है? किडनी हमारी फिल्टर करती है, जो कि 1/5 होता है। कितना? 1/5, 1/5वां हिस्सा होता है। किसका? जो हमारे वेंट्रिकल्स, ईच वेंट्रिकल्स, हमारे हार्ट जो होते हैं ब्लड को पंप करते हैं। हमारे हार्ट में वेंट्रिकल्स होता है, ऊपर एट्रिया होती है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। हम 4 चैम्बर्ड एनिमल्स हैं, तो प्रत्येक वेंट्रिकल्स हमारी 1/5 ब्लड जो है पंप करती है, आउट करती है। 1/5वां हिस्सा होता है, यानी हमारा वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, यूं कह लें अभी इसको हम समझा दे रहे। 1/5 ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, यूं कह लें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। 1100 से 1200 ml ब्लड हमारा किडनी 1 मिनट में फिल्टर करता है, जो कि हमारे हार्ट का 1 वेंट्रिकल्स इसके 1/5, यानी जितना 1/5 हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, हमारे हार्ट का प्रत्येक वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स हमारे हार्ट में होती है ना, एक राइट वेंट्रिकल्स एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो 1 वेंट्रिकल्स हमारा 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, यानी बाहर निकालता है, उतने का 1/5वां हिस्सा ही किडनी 1 मिनट में फिल्टर करता है। कितना? 1/5, यानी कि 1 का 5वां हिस्सा, यानी कि 10 रुपए में 2 रुपया हमारा किडनी। अब 10 रुपए का 5वां हिस्सा करेंगे तो 2 ही रुपया आएगा। तो किडनी हमारा 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है, जितना कि हमारे हार्ट का 1 वेंट्रिकल्स 1 मिनट में पंप आउट करता है, उसका 1/5वां हिस्सा हमारा किडनी फिल्टर करता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर बता दूं कि जितना ब्लड हमारे हार्ट का वेंट्रिकल्स, 1 वेंट्रिकल्स जितना ब्लड पंप आउट करता है, उसका 1/5वां हिस्सा हमारे किडनी जो है 1 मिनट में ब्लड को फिल्टर करते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की तरफ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक ही बात 3-4 बार दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि आपको लगे, इरिटेट हो कि एक ही चीज कितनी बार दोहरा रहे हैं।
लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं जितनी बार कहूंगा आपको चीजें वहीं आके वहीं याद हो जाएं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की तरफ। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। जो हमने पहले बताया था ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ये प्रेशर काज करती है तो ब्लड फिल्टर होता है और 3 लेयर के थ्रू होता है। जैसे हमने कहा था इंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर इपिथेलियम, तो वही बताया है यहाँ 3 लेयर, दैट इज द इंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेजल्स। ये देखिए ग्लोमेरुलर ब्लड वेजल्स है, जो कैपिलरी है ना उसी को हम ब्लड वेजल्स भी कहते हैं, यानी कि रक्त वाहिनियां कह लें हिंदी में। तो इनमें कौन कौन सी लेयर है? इंडोथेलियम लेयर है, इपिथेलियम ऑफ द बोमान कैप्सूल है, जो हमने पहले बताया था कि ये इपिथेलियम है, इपिथेलियम ऑफ द बोमान कैप्सूल है। इनके बीच में जो पाया जाता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स, और इन दोनों लेयर यानी कि इंडोथेलियम और इपिथेलियम के बीच में जो पाया जाता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। The epithelial cells Bowman capsule called the podocyte are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called the filtration slit or slit pore। अब बताइए इसका मतलब क्या समझे? अब यही इसको हम यही निपटा देंगे, जाने नहीं देगा भाई, यही सब निपटाएंगे। देखो पोडोसाइट भी कहते हैं इसको, इपिथेलियल सेल्स को पोडोसाइट, पोडोसाइट या इरिटेट मैनर, इंट्रिकेट मैनर। देखिए इस तरीके से आया, अब यहां से ऐसा हल्का सा पोर छिद्र बन गया, फिर इस तरीके से आया एक छिद्र बन गया, या इस तरीके से आया इस तरीके से छिद्र बन गया, यानी कि एक चैनल रहता है, एक छोटे छोटे पोर पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। कहाँ? इपिथेलियल सेल्स में, बोमान कैप्सूल के इपिथेलियल सेल्स में, यानी ऊपरी हिस्से में। ये जो कप आकार का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमान कैप्सूल या रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इसके यहाँ ऊपरी परत पर इस पे इपिथेलियल सेल्स पर ऐसे इंट्रिकेट मैनर में माइन्यूट माइन्यूट पोर होंगे। और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या हमारा ब्लड प्रेशर जब यहाँ बढ़ेगा, फिल्टर होगा, तो इसी के थ्रू बोमान कैप्सूल में जो है फिल्ट्रेट इंटर होंगे, इसी क्षेत्र के थ्रू, इसी छेद, इन्हीं पोर के थ्रू, इन्हें पोर या छेद हम कह लें हिंदी भाषा में। देखिए ये पोर या छेद, हिंदी हमारी थोड़ी कठिन है यार लगता है, ज्यादा हम अंग्रेज हो गए क्या? ये छेद है, या पोर या छेद के लिए, या स्लिट इसको नाम कहा गया है एनसीईआरटी में। स्लिट माने भी पोर हो, छेद होता है, तो स्लिट्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। कहां? इपिथेलियल सेल्स में माइन्यूट छेद पाए जाते हैं, वही कह रहा है यहाँ एनसीईआरटी। इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव द सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट क्यों? क्योंकि छनने वाला पोर होता है, जैसे छननी में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से यहाँ बोमान कैप्सूल के इपिथेलियल सेल्स में बारीक बारीक छेद पाए जाते हैं, पोर जिन्हें कहते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज membranes that almost all the constituent of the plasma except protein। कह रहा है कि ब्लड इतनी अच्छे तरीके से फिल्टर होता है, सो फाइनली, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इतना अच्छे तरीके से होता है कि सिर्फ प्रोटीन ही बचता है और बाकी सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं इन्हीं छिद्र के थ्रू, इन्हीं पोर के थ्रू। ये जो हमारे देखिए बोमान कैप्सूल में पाया गया है, तो ये कहां पाया जा रहा है? ये नेफ्रॉन में पाया जा रहा है बोमान कैप्सूल, और यही हमारा फंक्शनल यूनिट है। Almost all the constituent of the plasma except protein pass on to the lumen of the Bowman capsule। अच्छा, हमारे प्लाज्मा में जो चीजें पाई जाती हैं प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। ब्लड में देखिए दोस्तों 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं, और 55% प्लाज्मा होता है। जो हमारा ब्लड होता है जिसमें प्लाज्मा कम से कम 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे हम कहते हैं वो आरबीसी यानी लाल ब्लड, और डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड, और प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें मिलकर 45% होती हैं, जबकि 55% प्लाज्मा पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जो सारी चीजें पाई जाती हैं वो फिल्टर हो जाती हैं, किसे?
इन्हीं स्लिट के थ्रू, इन्हीं पोर के थ्रू जो बोमान कैप्सूल के इपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं दोस्तों। Therefore it is considered as a process of ultrafiltration। और जो ये छानने का तरीका है ब्लड का फिल्टर होने का, इसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो। यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, फिर हम इसी तरीके से अगला टॉपिक लेके आएंगे। सी यू अगेन।